ये सच्चा वाकया मेरे दोस्त के साथ पेश आया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी दोस्त का नाम शाइस्ता था। अपने नाम की तरह वो मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। हम दोनों फर्स्ट क्लास से साथ पढ़ते थे और जब ये वाकया पेश आया उस वक्त हम 8वीं क्लास में थे। हम हर जगह साथ साथ होते थे, वो क्लास रूम हो, लाइब्रेरी हो या असेंबली ग्राउंड। हम एक दूसरे की बातें किए बगैर समझ जाते थे। वो सुबह एक आम सी सुबह थी। सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे, फिर भी ना जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। इस कैफियत के बावजूद भी मैं स्कूल आ गई और स्कूल आकर मुझे बहुत हैरत हुई, जो कि शाइस्ता हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती थी। आज उसकी मुस्कुराहट को क्या हो गया है। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं बहुत दिन तक परेशान रही कि क्या हुआ है, क्यों इस हंसती बोलती लड़की को चुप लग गई है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे दोस्त के चेहरे की रौनक किसी दरिंदा सिर्फ इंसान ने तारीकी में बदल दी है। दिन आगे खिसकते गए। हमारे 8वीं क्लास के फाइनल पर्चों में 3 माह रह गए थे और चूंकि ये सेकेंडरी की आखिरी क्लास थी जिसमें सख्त मेहनत की जरूरत होती है ताकि आगे 9th क्लास में आसानी हो, सो मैंने भी शाइस्ता से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर लगा दिया। शाइस्ता आए दिन छुट्टियां करने लगी और उसकी सेहत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। मेरे लाख पूछने पर भी वो मुझे कुछ ना बताती। आंखों में उदासी लिए मुझे देखती जा रही थी। झटका तो मुझे तब लगा कि जब फाइनल पेपर्स में शाइस्ता पास मार्क्स लेकर पास हुई थी। जो लड़की क्लास के ज़हीन स्टूडेंट की लिस्ट में आती हो वो कैसे इतने पीछे चली गई। ये सब सोचने का तो ना टीचर के पास वक्त था और ना ही क्लास फेलोज के पास। मगर मेरी तो वो एक ही दोस्त थी। इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं मालूम करके ही रहूंगी कि आखिर हुआ क्या है असल में उसके साथ। फाइनल टर्म्स के बाद एक हफ्ते की छुट्टी मिल गई, जिसके पहले ही दिन मैंने उसको फोन किया और फोन पर वो बहुत रो रही थी और साथ साथ ये भी कह रही थी कि तुम मेरे घर आओ और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मगर उस वक्त अम्मी घर पर नहीं थी कि वो मुझे वहां छोड़ देती। आखिरकार मेरे इसरार पर वो हमारे घर आ गई। उसका गुलाबी चेहरा किसी मरीज की तरह पीला हो रहा था, आंखें अंदर धंसी हुई थी और गालों पर मिटे मिटे से आंसुओं के निशान थे। मैं उस वक्त खुद 14 साल की थी। मुझे तो उसकी इस हालत की वजह समझ नहीं आ रही थी और वो साथ साथ रो भी रही थी। मेरे समझाने और दिलासा देने के बाद जो कहानी उसने सुनाई उसको सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग उस वक्त काम करना छोड़ चुका था। जो कुछ उसने बताया वो उसकी ही जुबान से सुनते हैं। मेरी फैमिली में कुल 5 लोग हैं, अम्मी, अब्बू, 2 बड़ी बहनें और सबसे छोटी मैं। घर के छोटे मोटे काम में अंजाम देती थी। छोटी जो थी और शायद छोटा होना ही मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी थी। हम जिस इलाके में रहते थे वहां मीठा पानी हर घर में नहीं आता था। पूरे मोहल्ले या गली में सिर्फ किसी एक के घर मीठे पानी का नलका लगा होता था, जहां से सब गली वाले पानी भरते थे। हमारी गली में जिस घर में नलका लगा था वो साइमा बाजी का घर था। साइमा बाजी मेरी टीचर थी और मैं उनके घर ट्यूशन पढ़ने भी जाया करती थी। वो अपने शोहर के साथ उस छोटे से घर में अकेली रहती थी। उनके ससुराल और मेके में से कभी किसी को उनके घर आते जाते नहीं देखा था। वो गली के सब बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उनके शोहर का पता नहीं कि वो क्या काम करते थे। वो हर वक्त घर पर ही दिखाई देते थे। वो दिन भी कैसा मनहूस दिन था। साइमा बाजी घर पर ना थी और मेरी उर्दू की किताब उनके घर पर रह गई थी। मैंने सोचा कल स्कूल में जरूरत पड़ेगी, चलो अभी ले आती हूँ। ये सोचकर मैं वहां चली गई, लेकिन जब वहां गई तो पता चला कि साइमा बाजी घर पर नहीं है। तो फौरन पढ़ाई वाले कमरे में जाकर किताब उठा लाई, लेकिन उनके शोहर ने सहन में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा अंकल मेरा हाथ छोड़े, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़े चेहरे पर खबासत सजाए मुझे देखते रहे और कहा कि तुम छुड़वा लो हाथ। जब मैंने बहुत कोशिश की उसके बाद भी उन्होंने मेरा हाथ ना छोड़ा तो मैं रोने लगी। मुझे रोता देखकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और कहा कि आज पानी भरने तुम अकेली आना, क्योंकि पानी भरने मैं और सोबिया बाजी जाते थे, क्योंकि बड़ी आपा तो बाहर ना निकलती थी और मजबूरी ये थी कि पानी भरना मुझे अकेली का काम ना था, वरना ये जिम्मेदारी भी अकेली मेरी होती। उस दिन तो मैं बाजी के साथ गई।
और वो अंकल मुझे बाजी के साथ देखकर फौरन अंदर चले गए। जाते हुए बाजी मुझसे आगे हो गई और मुझे अकेली देखकर हामिद अंकल जल्दी से बाहर निकले और मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैं अकेली क्यों नहीं आई, और साथ ये भी कहा कि कल पढ़ाई के टाइम के बाद 8 बजे दोबारा आऊं। अगर मैं ना आई तो वो मेरे घर आकर सबको कह देंगे कि मैंने उनके घर चोरी की है और वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। उस रात मैं घर आकर बहुत रोती रही। अम्मी और बहनों को लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि असल में मुझे हुआ क्या है। उसके बाद मेरी बदकिस्मती शुरू हुई। अगले दिन भी बाजी ने ट्यूशन की छुट्टी दी थी और मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे रात के 8 बजे वहां पहुंचना था। जब डरते डरते मैं वहां गई तो अंकल मुझे फौरन अंदर ले गए और मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने कहा भी कि आपको क्या काम है, तो उन्होंने मुझे देर तक रुकने का कहकर कंप्यूटर ऑन किया और मुझे कुछ तस्वीर दिखाई। जब वो तस्वीर मैंने देखी तो मैं रोने लगी, क्योंकि वो थी ही ऐसी। उनमें मैं अंकल के साथ ऐसी हालत में थी कि उनको देखकर तो शर्म के मारे मेरी जुबान बंद हो गई। फिर मैंने कहा, अंकल ये सब तो गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन अब जो मैं कहूँ और तुमने वो ना माना तो मैं ये तस्वीर तुम्हारे घर और मोहल्ले वालों को दिखा दूंगा। ये सुनकर मैं डर गई, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। और फिर यही बात मुझे डराती रही कि अब क्या होगा। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद साइमा बाजी की दोस्त की शादी थी, जो कि हैदराबाद में रहती थी। तो बाजी उनके घर 4 दिन के लिए चली गई और जाते हुए पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने शोहर को दे गई। फिर वो 4 दिन तक मुझे जल्दी बुलाते रहे। हालांकि मैं अपने घर वालों को बार बार कहती रही कि साइमा बाजी घर नहीं है, मैंने ट्यूशन नहीं जाना, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती भेजते रहे। साइमा बाजी के शोहर सब बच्चों को छुट्टी देकर मुझे सबसे आखिर में छुट्टी देते और उस वक्त हम अकेले होते। वो शैतान का रूप ले लेते, यहाँ तक कि वो हिचकियां लेकर रोने लगी। मैं भी उसके साथ बहुत रोई थी। उसके साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सोचकर ही कपकपी उठ रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने शाइस्ता को चुप करवाया और फिर उसने कहना शुरू किया। उन 4 दिनों के बाद जब भी बाजी कहीं जाती तो वो मुझे बुला लेते और मेरे साथ ये हरकतें शुरू कर देते। मैंने कई बार अपने घर वालों को ये बात बताने की कोशिश भी की, मगर डर के मारे ना बता सकी। मगर ये जरूर कहती थी कि मुझे अब ट्यूशन नहीं जाना, साइमा बाजी के घर ट्यूशन नहीं पढ़नी। लेकिन मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती साइमा बाजी के घर भेज देते। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अम्मी और बहनों को तो अपने कामों से फुर्सत नहीं कि मेरी तरफ भी ध्यान दे। मुझे कुछ समझ नहीं आता और साथ डर भी लगता है। तुमसे ये बातें इसलिए की हैं कि तुम किसी को बताओगी नहीं। अगर मैंने कुछ भी किसी से कहा तो वो सबको हमारी तस्वीर दिखाकर कहेंगे कि मैं खुद उनको ये सब कुछ करने के लिए कहती थी। ये सब कुछ बताकर तो शाइस्ता ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि ना मैं किसी से कह सकती थी और ना ही अपनी हालत पर काबू पा सकती थी। शाइस्ता तो यहाँ तक बताकर चुप हो गई और वक्त भी बहुत हो गया, सो वो घर चली गई। मैंने उसे कहा कि अभी तुम घर जाओ, कल मैं तुम्हारे घर आती हूँ, वहां हम मिलकर कुछ न कुछ सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। मेरे ये कहने से वो घर चली गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दादा कई दिनों से बीमार थे। उस रात अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया, लेकिन सुबह तक उनका इंतकाल हो गया। और इन सब के दरमियान 3 दिन गुजर गए और मैं भी घर में मसरूफ हो गई। लेकिन जब 3 दिन गुजरे तो मुझे शाइस्ता की जब याद आई और जब मैंने उसके घर फोन किया तो किसी ने ना उठाया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ ना हुआ। आखिर में दोपहर तक अम्मी को लेकर उसके घर चली गई। वहां तो एक अजीब ही मंजर मेरा मुंतजिर था। उसके घर के आगे बहुत से लोग जमा थे। मैं तकरीबन भागते हुए उसके घर में दाखिल हुई, लेकिन वहां अब मेरी दोस्त मेरा इस्तकबाल करने के लिए ना थी। पिछली रात नर्वस ब्रेक डाउन होने की वजह से वो इस दुनिया से जा चुकी थी। सब लोग हैरान थे कि अचानक इसे क्या हुआ। यहाँ तक कि उसकी अम्मी भी बेखबर थी कि ऐसा कौन सा सदमा था जो उसने इतना दिमाग पर स्ट्रेस ले लिया था। लेकिन ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था।
उस वक्त दिल चाहा कि खूब चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि आंटी, मेरी दोस्त को मौत की चटाई तक पहुंचाने में सिर्फ उस इंसान का हाथ नहीं बल्कि उसकी आप भी जिम्मेदार हैं। मैं ये सोच रही थी कि काश ये बात मुझे पहले ही अपनी दोस्त के वालिदैन को बता देनी चाहिए थी। फिर मैंने जल्दी से आंटी को एक कमरे में बुलाया और सारी बात बता दी। उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं था, वो तो समझ रहे थे कि ये एक कुदरती मौत है। मेरे बताने के बाद मेरी दोस्त का मेडिकल चेकअप करवाया गया और रिपोर्ट आने के बाद सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक मेरी दोस्त शाइस्ता को कई दिनों से ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। उसी वक्त पुलिस आई और बाजी के शोर को पकड़कर ले गई और पुलिस के डर से उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। सब कुछ होने के बाद मैंने आंटी से कहा कि मेरी दोस्त को मौत की चटाई तक पहुंचाने में सिर्फ उस इंसान का हाथ नहीं बल्कि आप भी उसकी जिम्मेदार हैं। काश उसके जर्द पड़ते पीले चेहरे को देखकर आप उससे कुछ पूछती। जब वो ट्यूशन जाने से मना करती थी या पानी भरने के लिए मना करती थी, तब आप उससे पूछती कि क्या बात है, तुम वहां जाने से क्यों मना करती हो? क्यों तुम इतनी सहमी सहमी और डरी हुई सी रहती हो? क्यों तुम्हारा रिजल्ट इस दफा खराब आया है? लेकिन नहीं, आपने उससे कुछ पूछने की जहमत ही नहीं की और वो इन सब बातों को राज की तरह अपने सीने में लेकर चली गई। आज इतने अरसे बाद मैंने शाइस्ता की कहानी आप तक इसलिए पहुंचाई है ताकि इसको पढ़कर अब कोई माँ अपनी शाइस्ता को हामिद अंकल जैसे भूखे भेड़िए के आगे ना डाल दे, क्योंकि ये सिर्फ शाइस्ता की अम्मी का नहीं, आज की सारी माओं का मसला है। वो अपनी बेटियों को बड़े आराम से कहीं भी भेज देती हैं और फिर सुकून से बैठ जाती हैं। कभी ये नहीं पूछती कि उन्हें वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वहां कोई परेशान तो नहीं करता। इस कहानी के जरिए मेरी तमाम बेटियों की माओं से दरख्वास्त है कि हामिद अंकल जैसे बेलगाम घोड़े तो हर जगह घूम रहे हैं, वो तो इंसान के रूप में भेड़िए हैं। खुदारा, आप तो कम से कम अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए। आज हामिद अंकल को अपने किए की सजा तो मिल रही है, लेकिन क्या फायदा, इससे मेरी दोस्त तो वापस नहीं आ सकती, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई ना। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप मेरी दोस्त शाइस्ता के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाए और हामिद अंकल जैसे भेड़ियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं।